अब हम अभाज्य गुणनखंडों के बारे में जानेंगे। अभाज्य गुणनखंड दो शब्द से बना है, एक है अभाज्य और दूसरा है गुणनखंड। सबसे पहले हम अभाज्य संख्या को जानते हैं। अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसके सिर्फ दो ही अपवर्तक होते हैं। कहने का अर्थ या तो वह एक से विभाजित होगा या वह संख्या स्वयं से विभाजित होगी। जैसे दो लेते हैं, दो में या तो एक से भाग लगेगा या तो दो से लगेगा। कोई भी अंक ले लेते, 73 ले लेते हैं, इसमें एक से लगेगा या तो 73 से लगेगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके सिर्फ दो ही अपवर्तक हो, या वह संख्या जो एक या अपने आप से विभाज्य हो, वह क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को हम समझ चुके कि वह संख्या जो एक या अपने आप से विभाज्य हो या जिसके दो ही अपवर्तक हो, तो वह क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। अब हम आते हैं गुणनखंड। गुणनखंड हम बता चुके हैं, गुणा के रूप में खंड करना गुणनखंड कहलाता है। इससे पूर्व हम गुणनखंड पढ़े हैं कि जैसे गुणनखंड हम निकालते हैं 4 का, ये 1 से विभाजित होता है, 2 से भी विभाजित होता है और 4 से भी विभाजित होता है। तो 4 के ये 3 गुणनखंड हो गए। क्या क्या? 1, 2 और 4। तो अभाज्य गुणनखंड जब इसमें जोड़ दिया गया है तो इसका अर्थ है कि वह गुणनखंड जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्या का प्रयोग हो। कहने का भी है कि वह गुणनखंड होगा जिसमें सिर्फ ये अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 इसी संख्या का प्रयोग करके हमको गुणनखंड निकालना है। भाज्य संख्या का प्रयोग करके हमको गुणनखंड नहीं निकालना है। ये तो आप समझ गए अभाज्य क्या है और गुणनखंड क्या है। अब अभाज्य गुणनखंड पर पूछे जाने वाले प्रश्न ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभाज्य गुणनखंड को लिखें। दूसरा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखें। तीसरा कुल गुणनखंडों की संख्या लिखें। विषम गुणनखंडों की संख्या लिखें। सम गुणनखंडों की संख्या लिखें। इन 5 तरह के प्रश्न अभाज्य गुणनखंड पर पूछे जाते हैं। अब हम बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखेंगे और हल करेंगे। देखते हैं। एक 100 संख्या ले आएगा, क्वेश्चन देगा 100 के अभाज्य गुणनखंडों को लिखें। तो 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब इसमें ध्यान देना है, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 4 नहीं लेना है, 6 नहीं लेना है, अभाज्य संख्या को ही लेके हमको गुणनखंड निकालना। तो निकाल रहे हैं 2 से 50, 2 से 25, 5 से 25। तो 100 का क्या क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों को लिखें, यही हम लिख दिया अभाज्य गुणनखंड। दूसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखें। 1, 2, 3, 4। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। अभाज्य गुणनखंडों को लिखें, हमने लिख दिया। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न का हल हो चुका है। बस अभाज्य गुणनखंड पर यही 2 प्रश्न रहते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों को लिखें या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन पर कुल गुणनखंडों की संख्या लिखें। अब देखिए, इसको हम घात के रूप में लिखेंगे। 2 यहाँ नहीं कुछ पावर है तो 1, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 होता है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो 2 का अधिकतम 1 घात और 1 2 घात हो गया, गुना 5 का 1 और 1 2 घात।
तो जब कह दे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखें, 100 का नहीं देखे डायरेक्ट आपको ये लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन रहेगा। और इसमें कहेगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखें, तो ये पावर जो है इसको हम जोड़ देते हैं, 2 जोड़ 2 इक्वल टू 4। बात समझ में आ गई? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखें, हमको 100 का अभाज्य गुणनखंड नहीं देके डायरेक्ट हमको ये घात के रूप में रहेगा। और इसमें कह देगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखें, तो डायरेक्ट इसके घात को हम जोड़ देंगे, तो अभाज्य गुणनखंड मेरा बन गया। कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? ये पावर 2 और ये पावर 2, 4। देख रहे हैं, 1 2 3 4। ये तो छोटी संख्या है, हम बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या करने का अर्थ है इस टाइप का संख्या लिखेंगे, फिर इसका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है और घात के रूप में लिखना है। या तो प्रश्न आपको दे देगा 10,800 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखें, तो भी आपको ये प्रोसेस करना ही होगा और फिर इसको घात में आपको लाना ही होगा। यदि घात में ही प्रश्न हो तो डायरेक्ट इसके पावर को हम जोड़ के और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या को हम निकाल देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन है कुल गुणनखंडों की संख्या। अब कुल गुणनखंडों की संख्या देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब हमको प्रश्न रहेगा 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2। ये प्रश्न हो गए आपको। अब इससे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमने क्या लिख दिया? अभाज्य गुणनखंड के लिए हम क्या किए? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या लिखने के लिए हम पावर को क्या किए? जोड़ दिए। 2 जोड़ 2 इक्वल टू 4 बन गया। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कुल गुणनखंडों की संख्या। इसमें हम क्या करते हैं? जो भी घात होता है उसमें एक जोड़कर गुणा करना होता है। जैसे 2 पर पावर 2 है तो 2 घात है इसका, तो 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 3 गुना। फिर 5 पर घात 2 है, ये 5 को उनको नहीं देखना, ये घात को देखना है। फिर घात में 1 जोड़ देंगे तो 2 1 3। कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगी? 3। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में सिर्फ पावर को हम जोड़े थे, लेकिन अब के आगे की प्रक्रिया में गुना होगी। कुल गुणनखंडों की संख्या घात जितना है उसमें 1 जोड़ के और फिर बीच में गुणा की क्रिया कर देंगे। दूसरा है विषम गुणनखंडों की संख्या। देखते हैं विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंडों में क्या करना है? जो भी हमको घात के रूप में है सिर्फ विषम संख्या पर ध्यान देना है। मेरा विषम संख्या क्या है? 5। 5 के ऊपर में पावर 2 है, फिर इसमें 1 जोड़ देंगे, बस 1 है तो 3 ही हो जाएगा। अगर 2 विषम संख्या हो तो फिर इनके घात में 1 जोड़ के गुणा कर लेंगे। सम संख्या पर हमको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ विषम गुणनखंडों की संख्या अगर कह रही है तो विषम संख्या जो है उस पर जो पावर होता है, जो घात होता है, उसमें 1 जोड़ के और जितने विषम संख्या है सबको हम घात के विषम संख्या के घातों का गुणनफल होगा। हो गया गुणनफल। और दूसरा विषम संख्या नहीं है, 1 जोड़ के तब उसका गुणनफल होगा। अब आ जाते हैं सम गुणनखंड। देखते हैं सम गुणनखंड। 6 मेरा कुल गुणनखंड हो गया और 3 मेरा विषम हो गया।
कुल गुणनखंड मेरा 9 हो गया और विषम गुणनखंड मेरा 3 हो गया। तो 9 में से अगर 3 घटा देंगे तो सम गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगी? 6। कुल गुणनखंड हमको 9 निकल गया है और विषम गुणनखंड कितना निकल गया? 3। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। अब हम इसको प्रश्न पर लेके बनाते हैं। तो जब सम गुणनखंड हो तो सम गुणनखंड का जो पावर है, सम संख्या के जो पावर है कितना? 2, उसको हूबहू लेंगे, उसमें एक नहीं जोड़ना है। सम संख्या जो होंगे उसके जो घात होंगे, पावर होंगे, उसको हूबहू लेना है। और विषम संख्या जो होंगे उनके घात में एक जोड़ के, यानी इसका घात कितना है? 2, 2 में एक जोड़ देंगे तो 3 और इसको गुना कर देंगे, 3 दूना 6 होगी। तो इस ढंग से हम आभाज्य संख्या या आभाज्य गुणनखंड पर इतने प्रकार के प्रश्न को हम हल करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये कुल गुणनखंडों की, हमने तो गुणनखंड आभाज्य गुणनखंड 4 ही निकाला, ये 9 कहां से आ गया, 6 कहां से आ गया और 3 कहां से आ गया? इसका थोड़ा सा हम कंसेप्ट लेना चाहेंगे, देखते हैं क्या होगा। अभी हमने आभाज्य गुणनखंड निकाला, 4 ही आभाज्य गुणनखंड थे, लेकिन यहाँ कुल गुणनखंडों की संख्या 9 कर रहा है और विषम गुणनखंडों की संख्या 3 कर रहा है और सम गुणनखंडों की संख्या 6 कर रहा है। ये 9, 6 और 3 ये कहां से आ गया? मुख्यतः आभाज्य गुणनखंड पर बस 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक है आभाज्य गुणनखंडों को लिखें और आभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ये सभी कुल गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या, ये गुणनखंड पर आधारित है। हम गुणनखंड जो निकालते हैं उसी पर ये प्रश्न आधारित है। देखते हैं कैसे होता है। हमने कौन सी संख्या ली थी? 100। अब हम 100 देखते हैं कि इसका गुणनखंड कौन कौन होता है। 100 का गुणनखंड, आभाज्य गुणनखंड नहीं, फुल गुणनखंड। जैसे हम गुणनखंड निकालते हैं वो निकालना है। आभाज्य गुणनखंड पर सिर्फ आपको हमने बताया 2 ही प्रश्न होंगे, आभाज्य गुणनखंडों को लिखें और आभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। लेकिन जब ये 3 प्रश्न आते हैं, कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड, तो हम फिर गुणनखंड फैक्टर पर चलते हैं। ये 1 से विभाज्य है, फिर 2 से भी विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है और 6, 7, 8, 9 से नहीं होगा, फिर 10 से विभाज्य है, फिर 10 के बाद 20 से विभाज्य होंगे, फिर ये 25 से विभाज्य होंगे, फिर ये 50 से विभाज्य होगा और फिर 100 से विभाज्य होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही कुल गुणनखंडों की संख्या है। यहां जो हम निकालते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या, यही 100 जो है, 100 का गुणनखंड किए तो ये हमको 9 संख्या कुल गुणनखंड आ गई। अब इसमें देखते हैं सम संख्या कौन कौन है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 2, 4, 10, 20, 50 और 100। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही 6 मेरा क्या है? सम गुणनखंड। देखते हैं सम गुणनखंडों की संख्या, 6 आ गए। विषम लेते हैं, 1, 2, 3, विषम गुणनखंडों की संख्या 3। तो आपको गुणनखंड जब आप पढ़ेंगे फैक्टर, तब आपको ये 3 प्रश्न बनते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। और ये आभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये आपको आभाज्य गुणनखंड पर ही मात्र 2 क्वेश्चन बनेंगे। आभाज्य गुणनखंडों को लिखें
और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। फिर हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक प्रश्न ले रहे हैं 8 गुना 9 गुना 10। अब इसमें हम फिर वह पांचों प्रश्न को करेंगे। अभाज्य गुणनखंडों को लिखें, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, फिर कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी और विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको पुनः इसको सबको गुना करना होगा। 9 अट्ठे 72 10 720। अब फिर इसको अभाज्य गुणनखंड की तरह हम निकाल लेंगे। अब हम इसको आ रहे हैं आगे घात के रूप में ला रहे हैं। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 और 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। अब 2 वाले घात को एक जगह 1 2 3 4, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1 हो गया। इस ढंग से हम इसको पहले हम घात के रूप में लिख लेते हैं। 1 2 3 4, तो 2 पर पावर 4, 3 मेरा 2 बार है तो 3 पर पावर 2, 5 एक बार है तो 5 पर पावर 1। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, डायरेक्ट पावर को जोड़ देते थे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 4 2 6 1 7, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 7। अब हम आते हैं कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड में क्या करते थे, घात पर एक जोड़ के गुना करते थे। 4 है तो 5 गुना 2 है तो 3 गुना 1 है तो 2। इसका आंसर हो गया 5 3 15 और 15 दूना 30। 5 3 15 15 दूना 30। ये आपको क्या निकल गया, कुल गुणनखंड। अब हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। विषम के लिए क्या करते थे, ओनली फॉर विषम संख्याओं पर ध्यान देते थे। और विषम संख्या का जो घात होता था उसमें एक जोड़ के गुना करते थे। इसमें विषम संख्या कौन कौन है, 3 है और 5। तो 3 पर पावर 2, तो 2 है तो यहाँ 3 ले लेंगे, गुना 5 पर पावर 1, 1 और 2 देंगे 2। तो विषम गुणनखंडों की संख्या हमको कितनी हो गई 6। अब सम में से विषम को घटा, कुल में से विषम को घटा दिए तो हमको क्या निकल जाएगा सम। 30 में से 6 गया, कितना हो गया 24। और ये 24 कैसे आएगा, तो 24 लाने के लिए हम क्या कहे थे, सम संख्या पर जो घात है वह हूबहू रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ 2 मेरा सम संख्या है, सम संख्या पर घात कितने हैं 4, तो डायरेक्ट ये 4 हो गया। और विषम संख्या पर जो घात है उनमें एक जोड़ के गुना करना है। तो 3 पर पावर 2 है तो 2 जोड़ 1 कितना हो गया 3 गुना 5 पर पावर 1 2, ये कितना हो गया 4 या 12 गुना 24। तो इस ढंग से हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या को बना सकते हैं। अब आगे एक प्रश्न और आता है, गुणज की सहायता से क्या निकाला जाता है, गुणज की सहायता से लौसर निकाला जाता है, लघुत्तम समापवर्तीय निकाला जाता है। गुणनखंड की सहायता से क्या निकाला जाता है, मौसर निकाला जाता है, महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। गुणज की सहायता से
लघुत्तम समापवर्तीय और गुणनखंड की सहायता से महत्तम समापवर्तक निकाला जाता है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड की सहायता से लौशा और मौसो दोनों निकाला जाता है। याद रखेंगे, प्राय प्रश्न पूछा जाता है कि गुणज की सहायता से क्या निकाला जाता है, लौशा निकाला जाता है। गुणनखंड की सहायता से क्या निकाला जाता है, मौसा निकाला जाता है। और अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से लौशा और मौसा दोनों निकाला जाता है। अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से कैसे लौशा और मौसा दोनों निकाला जाता है। दो संख्या ले रहे हैं 10 और 12। 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 2 और 5। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 2, 6, 2, 3। अब 10 के लिए क्या लिखेंगे, 2 गुना 5। 12 के लिए क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3। ये दोनों अभाज्य गुणनखंड निकल गए। 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5, 5 गुना 10। 12 का 2 गुना 4 दिया 12। अब हम देखते हैं लौशा और मौसा कैसे निकलता है। जो दोनों में है, ये दो दोनों में है, अवनिष्ठ है या सर्वनिष्ठ कह दीजिए या सार गुणनखंड कह दीजिए। जो दोनों में है वह मौसा होता है। तो मौसा मेरा क्या हो गया, 2 डायरेक्ट निकल गया। अब लौशा देखते हैं। लौशा जो दोनों में है उसको एक ही बार लिखते हैं, जो शेष बच जाता है उसको फिर इसके साथ गुना कर देते हैं। 2 गुना 3 गुना 5। बस 2 ही है दोनों में, 2 हो गया। और 2 एक बार लिए, ये 2 और 3 ये 5 गुना कीजिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60। ये आपको हो गया। अब हम देखते हैं बना के कि दोनों का निकलता है कि नहीं, ये सही है या गलत। फिर हम मौसा निकाल रहे हैं 10 12 का। 10 लिए, 12 लिए, एक मर्तबे 10 कट गया 2, 10 5 दूना 10। देख रहे हैं मौसा मेरा 2 सही निकल गया। भाग विधि से जब मौसा निकाल रहे हैं, देख रहे हैं एक मर्तबा लग गया 10 2, फिर ये बीच में आ जाता है 2 पंचे 10, मौसा निकल गया। अब लौशा निकाल रहे हैं, देखते हैं 10 और 12। 2 पंचे 10, 2 छाक 12। अब नहीं लगेगा, ये हो गया 2 गुना 5 गुना 6, 5 गुना 10, 10 छाके 60, 60 आ गया। तो इस ढंग के आपको कई प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान ये देनी है कि जब भी हमको गुणा के रूप में हो, कोई संख्या ले लेते हैं, कोई संख्या आप ले लीजिए। सबसे पहले इसका फैक्टर गुणनखंड हम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसको हम घात के रूप में परिणत करेंगे और घात के रूप में परिणत होने के बाद फिर जो है ऑटोमेटिक आपको कुल गुणनखंडों की संख्या सभी आपको ज्ञात हो जाएगी।